एपिसोड 130। दृश्य अचानक बदल जाता है। मूल खूनी और जानलेवा माहौल खत्म हो गया था और उसकी जगह खूबसूरत नक्काशीदार मंडप और मंडपों ने ले ली थी। वह सोफे पर लेटा हुआ था, उसका सिर सुंदरी की जांघ पर टिका हुआ था और कई परी जैसी स्त्रियां उसके मुंह में अंगूर डाल रही थी। सामने विशाल हॉल में पतली शर्ट पहने सुंदरियां शान से नृत्य कर रही हैं। इस समय मीमी की ध्वनि अपने चरम पर पहुंच गई। बाहर एक और लंबा समय बीत गया। ओह, ये बच्चा शायद पूरी तरह से भ्रम का आदी हो गया है। लगभग आधा घंटा हो चुका है। हमले विभाग के परीक्षा शिक्षक ने कुछ चिंता के साथ कहा। वैसे तो वह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों है, लेकिन उसकी आत्मशक्ति ही उसका कमजोर पक्ष है। इस तरह का व्यक्ति युद्ध के मैदान में अच्छा नहीं होता। दूसरे लोगों के भ्रम में पड़ना आसान है, अगर समय आए तो वह दूसरों के लिए हथियार बन सकता है। रक्षा विभाग के परीक्षा शिक्षक ने भी थोड़ी निराशा के साथ आह भरी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, आत्मिक शक्ति का परीक्षण इतना आसान नहीं है। फैंग यानरान ने असहाय होकर कहा। क्या चल रहा है? लैन यू एर भी असमंजस में पड़ गई। तार्किक रूप से कहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह अच्छी तरह जानती थी कि लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। क्या सचमुच कुछ हुआ था? जी मिंगकोंग भी थोड़ा उलझन में था। वे सभी बहुत भ्रमित थे। वहां खड़े लोगों की तो बात ही छोड़िए। ये व्यक्ति यहीं रुक गया है। वह उस पवित्र पुत्र से हीन प्रतीत होता है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वह आक्रमण और बचाव दोनों में बहुत अच्छा है। अधिकांश लोग उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकते। उनकी चर्चा के बीच अंततः आधा घंटा बीत गया। आत्मा शक्ति परीक्षण द्वार में कई शिक्षकों ने एक ही समय में कार्रवाई की, लिंग जियो के विसर्जन को बाधित करने की कोशिश की। लेकिन इस समय कुछ अजीब हुआ। पहले ऐसी परिस्थितियों में वे परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आसानी से उनकी लत से जगा सकते थे। हालांकि आज जब तक वे रूबिक्स क्यूब वर्ल्ड के करीब पहुंचेंगे, उन्हें एक अदृश्य शक्ति द्वारा दूर धकेल दिया जाएगा, जो कि बेहद अजीब है। क्या चल रहा है? हमले विभाग के परीक्षा शिक्षक ने संदेह से पूछा। कुछ गड़बड़ है। अब हम रूबिक क्यूब की दुनिया के करीब नहीं जा सकते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सीक्रेट आर्ट्स डिपार्टमेंट के टेस्ट टीचर थोड़े घबरा गए। आखिरकार लिंग जियाओ ही वह व्यक्ति था जिसे वाइस डीन वापस लेकर आए थे। अगर सब कुछ खत्म हो गया होता तो वह परीक्षा नहीं दे पाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई नहीं मरेगा, है ना? रक्षा विभाग के परीक्षा शिक्षक ने भौहें सिकुड़ी। तुम मरोगे नहीं, लेकिन हमेशा के लिए एक भ्रम में फंस जाओगे और कभी जाग नहीं पाओगे, ठीक जीवित मृतकों की तरह। ऐसा नहीं हो सकता। आक्रमण और बचाव में उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। अगर वह सिर्फ एक जीवित मृतक बन जाए तो मैं इसके लिए सहमत नहीं होऊंगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो ये बेकार है। ये वास्तव में काम नहीं करता है। मैं केवल गुप्त कला विभाग के प्रमुख को आने के लिए कह सकता हूँ। अपनी बुरी आत्मा की ताकत के साथ वह इस बच्चे को वापस बुलाने में सक्षम होना चाहिए। इंतजार करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जल्दी करो। आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। सावधान रहो, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैं अभी किसी को फोन करने जा रहा हूँ, कृपया यहाँ मुझ पर नजर रखना। गुप्त विभाग के परीक्षा शिक्षक ने किसी को बुलाने के लिए अपना पैर उठाया। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लिंग जियो की आवाज अचानक गूंजी और उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ रूबिक क्यूब वर्ल्ड से हटा लिया और सभी की ओर देखा। वह कैसे संभव है? अंदर बैठे अध्यापक और बाहर बैठे विद्यार्थी दोनों ही अचंभित थे। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद भी वह अपने आप ही भ्रम से बाहर निकलने में सक्षम था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस बच्चे ने ऐसा कैसे किया? आश्चर्यचकित मत होइए, मुझे बस ये रूबिक्स क्यूब की दुनिया दिलचस्प लगती है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका। लिंग जियाओ को स्वाभाविक रूप से ये दिलचस्प से कहीं अधिक लगा, क्योंकि जब वह रूबिक क्यूब वर्ल्ड में था तो उसे अचानक पता चला कि रूबिक क्यूब वर्ल्ड का वास्तव में उसके सोल डाइस पर मजबूत प्रभाव पड़ा था और सोल डाइस विकसित होकर सोल क्यूब बन गया। आत्मा पासा के साथ परेशानी की हर बार जब पासा फेंका जाता है तो लिंग जियाओ का इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि कौन सी क्षमताएं प्रकट होंगी। यही कारण है कि लिंग जियो शायद ही कभी आत्मा पासा का उपयोग करता है। वह नियंत्रण में रहना पसंद करता है, इसलिए उसे यह पसंद नहीं है। हालांकि जब आत्मा पासा आत्मा घन में विकसित होता है तो अनिश्चितता पूरी तरह से गायब हो जाएगी। मूल रूप से आत्मा पासा के पास मौजूद 6 विशेष क्षमताएं पूरी तरह से नियंत्रणीय होंगी और व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग की जा सकेंगी। वह इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था?
इसलिए मैं इस रूबिक क्यूब की दुनिया में अधिक समय तक रहा। लेकिन अब आप योग्य नहीं हैं। गुप्त विभाग के परीक्षा शिक्षक ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे आप इसे कैसे भी करें, नियम नियम है और उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, आप ऐसा नहीं कह सकते। गुप्त कला परीक्षण का उद्देश्य ये देखना है कि योद्धा की आत्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है या नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सही है। इस मामले में मुझे परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपकी योग्यता को देखते हुए मुझे डर है कि इसे समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि लिंग जियो इन परीक्षण शिक्षकों को नीची नज़र से देखता है, बल्कि वास्तव में उसकी आत्मा की शक्ति इन शिक्षकों के स्तर से बहुत अधिक है, विशेष रूप से नियंत्रण के मामले में, जो उनके लिए समझ से बाहर है। जब उन्होंने ये कहा तो चौराहे पर मौजूद छात्र खुश नहीं हुए। आपने वास्तव में कहा था कि परीक्षा शिक्षक आपके जितना अच्छा नहीं है। आप वाकई बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में अपनी असफलता को स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं है और आप अभी भी यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं। हंस, हमारे पास क्षमता नहीं है, इसलिए आप परीक्षण के लिए अन्य विभागों में जा सकते हैं। आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। कई शिक्षक खुश नहीं थे। लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शिक्षकों, नाराज मत होइए। मेरा मतलब आपका मजाक उड़ाना या आपको नीचा दिखाना नहीं है। बात बस इतनी है कि मेरी आत्मा की शक्ति वास्तव में आपसे ज्यादा मजबूत है। यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? वह पागल हो गया होगा। मैंने ऐसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा। मेरी देवी ऐसे आदमी के साथ कैसे हो सकती है? उसे जरूर कोई दवा खिलाई गई होगी। बाहर मैदान में बैठे छात्र उससे असंतुष्ट थे और परीक्षा गेट पर बैठे कई शिक्षक भी उससे खुश नहीं थे। आक्रमण विभाग के परीक्षा शिक्षक ने ठंडे स्वर में कहा, छोटे लड़के, बहुत घमंडी मत बनो। यद्यपि तुम्हें उपराष्ट्रपति द्वारा लाया गया है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है। रक्षा विभाग के परीक्षा शिक्षक ने भी कहा, मैं बहुत उदार व्यक्ति हूँ, लेकिन आप परीक्षा में असफल होने पर परीक्षा शिक्षक को परेशान कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। उसे एक मौका दो। तो क्या हुआ? जब लिंग जियो को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी। टेस्ट गेट में जो व्यक्ति घुसा वह काली दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था। वह थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज काफी धीमी थी। प्रधानाध्यापक। गुप्त कला विभाग के प्रधानाध्यापक के यहाँ आने का कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि फैंग यानरान ने उन्हें बुलाया था। लिंग जियो अभी खतरे में थी और वह बहुत चिंतित थी। लेकिन हेडमास्टर, ये व्यक्ति बहुत घमंडी है और हम परीक्षा शिक्षकों को नीची नज़र से देखता है। हम परीक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि गुप्त कला विभाग के परीक्षा शिक्षक इस प्रधानाध्यापक का सम्मान करते थे, फिर भी वे अपने विचार रखते थे। उन्हें लगा कि लिंग जियो ने उनका अपमान किया है। ऐसा लगता है कि कुछ शिक्षकों के मन में मेरे प्रति गहरा पूर्वाग्रह है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपके मन में मेरे प्रति पूर्वाग्रह है क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आपका मजाक उड़ा रहा हूं। वास्तव में यह एक गलतफहमी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी आत्मा की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। वह बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहता था, लेकिन वह बिना किसी कारण के दुश्मन भी नहीं बनाना चाहता था। इन परीक्षा शिक्षकों और उनके बीच गलतफहमी थी, जो डिवाइन फीनिक्स अकादमी में हुई पिछली मुलाकातों से बिल्कुल अलग थी। आप इसे कैसे दिखाते हैं? गुप्त कला विभाग के प्रमुख ने संदेह से पूछा। लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराया और उसके सिर के ऊपर दुनिया की आंख खुल गई। जैसे ही इस विशाल आंख में रक्त लाल शिलालेख दिखाई दिया, उसके चारों ओर की दुनिया अचानक बदल गई। मूल परीक्षण कक्ष हत्या के युद्ध क्षेत्र में बदल गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुप्त कला विभाग के प्रमुख की आंखों में आश्चर्य के भाव थे और फिर उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। अब आप रोक सकते हैं, आपके परिणाम उत्कृष्ट से भी ऊपर हैं। धन्यवाद शिक्षक। प्रथम सीट। लिंग जियो ने विश्व की आंख को हटा दिया और गुप्त कला विभाग के प्रमुख के सामने अपना हाथ झुकाया। पहला सवाल, वो परीक्षा में पास क्यों हुआ? उसने अभी तक रूबिक क्यूब की दुनिया को नहीं छुआ था। एक परीक्षा शिक्षक ने पूछे बिना नहीं रह सका। गुप्त कला विभाग के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया? उनकी आत्मिक शक्ति सामान्य छात्रों की तुलना में पूरी तरह से एक स्तर अधिक है। एक उच्च स्तर। स्वाभाविक रूप से बाहर मैदान में बैठे छात्र ये शब्द सुन सकते थे। गुप्त विभाग के कुछ छात्र काफी हैरान और थोड़े असंतुष्ट थे। हाँ,
हम आमतौर पर परीक्षण करते हैं जब तक ये रूबिक क्यूब दुनिया से प्रभावित नहीं होता है। ये सबसे अच्छा है, लेकिन उसने सीधे रूबिक क्यूब दुनिया को नियंत्रित किया। गुप्त कला विभाग के प्रमुख के शब्द सचमुच धरती हिला देने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ में ज्वालामुखी फट गया हो। वह तुरंत ही फट गया। क्या रूबिक्स क्यूब की दुनिया को नियंत्रित करना संभव है? लगता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। लिंग जियाओ, बर्फीली दुनिया में तब्दील हो जाओ। गुप्त कला विभाग का प्रमुख मुस्कुराया। हाँ, लिंग जियाओ ने एक बार फिर विश्व की आंख को बुलाया और आकाश और पृथ्वी का रंग अचानक बदल गया। सफेद बर्फ में सब कुछ धुंधला हो गया। उन लोगों के केवल आश्चर्य भरे चेहरे ही स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इतना ही, गुप्त विभाग के परीक्षण शिक्षकों में से एक लिंग जियो के पास गया और वास्तव में अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, लिंग जियो, हमने आपको गलत समझा। आपकी आत्मा की शक्ति वास्तव में हमसे बहुत आगे निकल गई है। आपने अभी जो कहा वह थोड़ा ज्यादा था, क्षमा करें। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। शिक्षक बहुत विनम्र हैं। जो शिष्य बोल नहीं सकता, उसी के कारण आपको गलतफहमी हुई। तो मुझे ये परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी, है न? बेशक, सबसे बढ़कर शुभकामनाएं। हे भगवान, वह फिर से शीर्ष पर है। ये लड़का बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि हम सब ने उसे गलत समझा है। देवी का आदमी वास्तव में असाधारण है। चौक पर असंख्य छात्र कड़वी मुस्कान बिखेर रहे थे। फैंग यानरान पूरी तरह से भ्रमित थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, शायद तुम सही हो। वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। छोटे दोस्त, अगर भविष्य में आत्मा के बारे में तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम किसी भी समय मेरे पास आ सकते हो। तुम परीक्षण जारी रख सकते हो। मैं पहला कदम उठाऊंगा। गुप्त विभाग का प्रमुख मुड़कर चला गया। लिंग जियाओ ने अपने दिल में आह भरी। दोनों की तुलना करें तो किंगक्सू कॉलेज वाकई शेनहुआन कॉलेज से बहुत बेहतर है। कम से कम यहाँ के शिक्षक इतने बहादुर हैं कि गलतियां करते हैं और जब वे गलत होते हैं तो उसे स्वीकार करते हैं। वह डिवाइन फीनिक्स अकादमी के शिक्षकों की तरह दबंग कैसे हो सकता है? शिक्षकों, मैं चौथी परीक्षा में जा रहा हूँ। 3 परीक्षण समाप्त होने के बाद उपस्थित लोग और भी अधिक उत्साहित हो गए, क्योंकि जब तक लिंग जियाओ एक और परीक्षण पूरा कर लेता है, वह किंगक्सू कॉलेज द्वारा हजारों सालों से बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ देगा। यह एक अग्रणी उपलब्धि है। मैंने सोचा था कि चौथा टेस्ट काफी लंबा चलेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इसे आसानी से पूरा कर लेगा। जो रिकॉर्ड दूसरों की नज़र में आसमान छूने जितना कठिन लगते हैं, उनकी नज़र में वे उल्लेखनीय नहीं हैं। आखिरकार, चौथा परीक्षण चिकित्सा विभाग का परीक्षण था। इसमें केवल एक घायल जानवर को ठीक करना था, जो लिंग जियाओ के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। यद्यपि वह ड्रैगन आत्मा और अन्य चीजों से सील किया गया था, लेकिन यह मत भूलो कि उसके शरीर में खून पहले से ही प्राचीन सुनहरे ड्रैगन का खून था। इसे सील नहीं किया जा सकता, और उसके रक्त का उपचारात्मक प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। परिणाम स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हैं। क्या टूटा हुआ रिकॉर्ड? क्या वह इसे जारी रखेगा? फैंग यानरान थोड़ा उत्साहित था, लेकिन थोड़ा चकित भी था। उसने मूलतः लिंग जियो की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि लिंग जियो उन 2 लोगों का बच्चे था। लेकिन अब उसे लगा कि भले ही लिंग जियाओ उन 2 लोगों का बच्चे न हो, फिर भी उसे दोस्त बनाना होगा। ऐसी प्रतिभा 100,000 सालों में दुर्लभ थी। 5वां परीक्षण नियंत्रण प्रणाली का है। लिंग जियाओ ने अपनी गठन कौशलता का थोड़ा सा प्रदर्शन किया और विशेष गौरव प्राप्त किया। अब एक आखिरी चीज बाकी है। ये परीक्षण मानसिक प्रणाली का परीक्षण है। ये काफी परेशानी भरा है। ये छात्र और जानवर के बीच अनुकूलता की डिग्री पर निर्भर करता है। अगर जानवर इसके बारे में अच्छा महसूस कर सकता है और एक चीज पूरी कर सकता है, तो परीक्षण सफल माना जाएगा। फैंग यानरान थोड़ा घबराया हुआ था। जब आखिरी आइटम की बात आई तो वह और भी अधिक उत्सुकता से उसका इंतजार करने लगी। इस प्रत्याशा में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि जानवर को 10 बहुत जटिल चीजें भी पूरी करवाईं। यह उत्कृष्टता स्तर से ऊपर की एक और उपलब्धि थी। ईश्वर! सभी परीक्षण शिक्षक लिंग जियाओ के पीछे परीक्षण हॉल से बाहर चले गए। वे सभी इस प्रतिभा को और अधिक देखना चाहते थे। वह वास्तव में सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण हुआ, और उसके सभी ग्रेड उत्कृष्ट से ऊपर थे। तियानलोग महाद्वीप का चुना हुआ पुत्र वास्तव में अपने नाम के योग्य है। अफसोस, मुझे पता था कि यह ऐसा ही होगा। आखिरकार, उसके और मेरे बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। जी मिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। उस समय,
मेरे और उसके बीच बहुत बड़ा अंतर था। अब मैं उसके सामने जिक्र के लायक भी नहीं हूँ। यंग हुआ भी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, आहें मत भरो तुम सब। जब मैं यूहुआ संप्रदाय में था तब भी मैं उसकी रक्षा के बारे में सोच रहा था, लेकिन अंत में उसने कई बार मेरी रक्षा की। लैन युआ ने अपना सिर हिलाया। जब मैं ऐसे कनिष्ठ भाई से मिला तो मुझे सचमुच समझ में नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। परीक्षण के बाद लिंग जियो ने प्रशंसा भरी निगाहों से फैंग यानरान का व्यापक विभाग के मुख्य हॉल तक पीछा किया। यह न केवल शिक्षण का स्थान है बल्कि रहने का भी स्थान है। सभी स्कूल भवन बहुत सुंदर हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्वच्छ और व्यवस्थित गुफा में रहने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक। लॉन चेन, जी मिंगकोंग और लैन युआ, जो कि समग्र विभाग में हैं, भी उनके पीछे पीछे आए। बाकी लोग अपने अपने विभागों में रिपोर्ट करने चले गए। ओह मिस यानरान, मैंने सुना है कि शाही शहर में एक तियान्यायुवान पैगोडा है। केवल शेनहुआंग अकादमी और किंगित्सु अकादमी के छात्र ही इसमें प्रवेश और अभ्यास करने के योग्य हैं, है ना? रहने के लिए जगह चुनने के बाद लिंग जियाओ को सबसे ज्यादा चिंता अभ्यास करने की थी। ये सही है। तियान्यायुवान पैगोडा में आप जितना ऊपर जाएंगे अभ्यास का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। मेरा मतलब कि अगर आप निश्चित नहीं हैं तो वहां आसानी से न जाना ही सबसे अच्छा है। अकादमी में अभ्यास करना अन्य स्थानों की तुलना में खराब है, लेकिन ये तियान्यायुवान पैगोडा जितना अच्छा नहीं है। फैंग यानरान ने यहाँ कहा और अचानक रुक गया। अफसोस, आप वैसे भी नहीं सुनेंगे। फैंग यानरान अब लिंग जियाओ को थोड़ा बहुत समझ गया है। लिंग जियाओ कभी भी मुश्किलों से नहीं डरता। जितनी ज्यादा मुश्किल चीजें होती हैं उन्हें करने में वह उतना ही ज्यादा ऊर्जावान लगता है। हाँ, यह अच्छी बात है कि मिस यानरान को पता है कि तियान्यायुवान पैगोडा कहाँ है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, इसे ढूंढना आसान है। आप इसे किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देख सकते हैं। फैंग यानरान ने दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा। लिंग जियाओ 10 मीटर की ऊंचाई पर कूद गया और दूर तक देखा। निश्चित रूप से उसने बादलों में एक राजसी मीनार खड़ी देखी। ये यूहुआ पैगोडा से बिल्कुल अलग है। यूहुआ पैगोडा का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि तियान्यायुवान पैगोडा खेती के लिए समर्पित जगह है। इसमें कई खेती के कमरे हैं। आप जितना ऊपर जाएंगे खेती का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के अनगिनत योद्धा इसमें प्रवेश करना और अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन केवल दिव्य फीनिक्स अकादमी और किंगित्सु अकादमी के शिष्य ही वास्तव में योग्य हैं। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, वही कि अगर आप यहाँ अभ्यास करने के लिए आना चाहते हैं तो आप एक निश्चित स्तर की ताकत के बिना ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अन्यथा आपको सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। खास तौर पर दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और किंगित्सु कॉलेज के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। वे हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। प्रशिक्षण कक्षों के लिए दोनों कॉलेजों के बीच प्रतिस्पर्धा होना असामान्य नहीं है। यदि लिंग जियाओ इसमें प्रवेश करना चाहता है तो उसे वास्तव में सावधानी से सोचना होगा। वह क्या है? अचानक लिंग जियो की नज़र बदल गई और उसने देखा कि शेनहुआंग अकादमी के पास एक बहुत ही जीवंत प्रांगण था। वह मदद नहीं कर सका और पीछे मुड़कर फैंग यानरान से पूछा, ये नव स्थापित शेनहुआंग मेडिकल कॉलेज है? फैंग यानरान ने उत्तर दिया, मूल रूप से शेनहुआंग अकादमी चिकित्सा कीमिया में हमारी किंगित्सु अकादमी से बेहतर थी। इस बार तियानजुन के गुरु सनशान को तियानलोंग महाद्वीप से लाया गया था। उनका लाभ और भी अधिक हो गया। किंगित्सु अकादमी को पूरी तरह से हराने के लिए, उन्हें गोली बाजार से बाहर निकालने के लिए उन्होंने इस अलग शेनहुआंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अभी स्थापित हुआ? लिंग जियाओ ने पूछा। सटीक रूप से कहें तो यह शायद अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि कल स्थापना समारोह है और इसे बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में प्रमुख लोग आएंगे। भले ही हमारी किंगित्सु अकादमी असहज महसूस करती है, फिर भी हमें इसे बधाई देने के लिए लोगों को भेजना होगा। फैंग यानरान ने आह भरी, मैं भी कल जाकर देखूंगा। लिंग जियाओ को मार्शल आर्ट के मास्टर सनशान के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन वह इतनी जल्दी खुलेआम उसका दुश्मन बनने का इरादा नहीं रखता था। कल जब वह वहां जाएगा तो अपना भेष बदलना बेहतर होगा। बेशक कोई समस्या नहीं है। कल उत्साह को देखने के लिए बहुत से लोग होंगे। शेनहुआंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना के अलावा उन्हें उसी समय एक उद्घाटन समारोह भी आयोजित करना चाहिए। सभी नए छात्रों को आना चाहिए। फैंग यानरान ने सिर हिलाया। उसे लिंग जियाओ और मियाओश और तियानजुन सनशान के बीच की दुश्मनी के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो शायद वह लिंग जियाओ को जाने नहीं देती।
अगली सुबह किंगक्सू कॉलेज के कई छात्र उत्साह देखने के लिए शेनहुआन कॉलेज गए, जिनमें कॉलेज के कुछ शिक्षक भी शामिल थे। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। हालांकि उसने जी मिंगकोंग और अन्य लोगों को सूचित नहीं किया, बल्कि अकेले ही चला गया। उसे मुख्य रूप से डर था कि अगर वह कुछ करने में असमर्थ रहा तो उन कुछ लोगों के साथ भागना मुश्किल होगा। ये कहा जाना चाहिए कि डिवाइन फीनिक्स कॉलेज का स्थान किंगक्सू कॉलेज की तुलना में बहुत बेहतर है। जिस स्थान पर किंगक्सू कॉलेज स्थित है उसे शाही शहर का उपनगर भी नहीं माना जाता है। इसे केवल ग्रामीण क्षेत्र ही कहा जा सकता है। डिवाइन फीनिक्स अकादमी जिस स्थान पर स्थित है वह इंपीरियल पैलेस के सामने इंपीरियल शहर के केंद्र में है। आज शाही शहर में अभी भी लोग आ जा रहे हैं और यातायात व्यस्त है, लेकिन ये कल की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक जीवंत है। शेनहुआन प्लाजा में बहुत सारे लोग आए थे, जहां कल छात्रों को भर्ती कराया गया था। वहां इतनी भीड़ थी कि एक नज़र में वे नजर भी नहीं आ रहे थे। दरअसल शेनहुआन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की खबर पूरे शेनहुआन महाद्वीप में फैल चुकी है। कई योद्धा पहले ही यहां पहुंच गए थे, कुछ जल्दी आ गए, कुछ अभी अभी आए। सभी लोग बस गए हैं। तियानलोंग महाद्वीप में जो कुछ हुआ उसके कारण पवित्र राजवंश लगभग नष्ट हो गया, जिससे दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के कई योद्धाओं को दिव्य फीनिक्स महाद्वीप की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि इस बार दिव्य फीनिक्स अकादमी के उद्घाटन समारोह में एक बड़ी खबर की घोषणा की जाएगी जो सच्चे दानव साम्राज्य से संबंधित है। यहाँ बहुत से लोगों के आने का कारण सिर्फ उत्साह या बधाई देखना नहीं था, बल्कि कुछ सटीक समाचार जानना था। दुनिया के उत्थान और पतन के लिए हर कोई जिम्मेदार है। विशेषकर योद्धाओं में इस संबंध में जिम्मेदारी की भावना प्रबल होती है। ऐसे जीवंत दिन में यदि कुछ न हो तो ये सचमुच अनुचित होगा। शेनहुआन कॉलेज के मेडिकल स्कूल की स्थापना और उद्घाटन समारोह इस तरह सुरक्षित रूप से समाप्त नहीं हो सकता है। भीड़ में एक क्रूर भूत का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। मुखौटा पहने हुए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लिंग जियो है। उसके आसपास कोई और नहीं था, लेकिन उसे आश्चर्य ये हुआ कि फैंग यानरान जी मिंगकोंग और अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर आ गया। सौभाग्यवश वह भेष बदला हुआ था और वे उसे पहचान नहीं सके। बेशक ये संभव है कि उसने उसे पहचान लिया हो और उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास नहीं आया हो। आखिरकार लिंग जियो ने भूत का मुखौटा इसलिए पहना था क्योंकि वह पहचाना नहीं जाना चाहता था। यदि उनमें से कुछ एक साथ आ जाएं, तो सभी बेवकूफों को पता चल जाएगा कि नकाबपोश व्यक्ति लिंग जियो था। आज आसमान थोड़ा उदास है और ऐसा लगता है कि भगवान भी सनशान के विश्वासघात से थोड़ा असंतुष्ट है। यद्यपि मौसम खराब था, फिर भी कार्यक्रम स्थल पर माहौल गर्म था। वह मियाओशा तियानजुन है। अचानक एक आवाज गूंजी और फिर अनगिनत लोग ऊंचे मंच की ओर देखने लगे। मियाओशा तियानजुन सनशान तथा उनके पीछे आए कई नए छात्र सभी दिव्य फीनिक्स अकादमी की वर्दी पहने हुए थे, जिस पर दिव्य फीनिक्स पैटर्न की कढ़ाई की गई थी। प्रभावशाली और राजसी दिखता है। उनमें मो वुशांग, किन बिक्सू, बाई कियानजियाओ, हुंगली और अन्य शामिल थे। वहां मो यान तियानजुन भी है। लिंग जियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने पाया कि मो यान तियानजुन शेनहुआन अकादमी के शिक्षक की वर्दी पहने हुए कतार के सामने प्रकट हुआ। इस व्यक्ति की साधना इस स्तर तक पहुंच गई है। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि मो यान तियानजुन की साधना आज गुफा स्वर्ग क्षेत्र को तोड़कर आगे बढ़ गई थी। हालांकि वह अभी अभी गुफा स्वर्ग में दाखिल हुआ था, लेकिन उसकी आभा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं से बिल्कुल अलग थी। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम मेरे अलावा युहुआ संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य हो। यह अच्छा है, अन्यथा तुम्हें आसानी से मारना इतना रोमांचक नहीं होता। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली और मो यान तियानजुन को घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी जिसे दूसरे नहीं देख पाए। ऊंचे मंच पर उपस्थित सभी लोग जोश और गर्व से भरे हुए थे। शेनहुआन महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट अकादमी में शामिल होना और उसका हिस्सा बनना उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी। असंख्य लोगों की ईर्ष्यापूर्ण और जलन भरी निगाहों का आनंद लेते हुए उनके सिर गर्वित मुर्गों की तरह ऊंचे उठे हुए थे। मिंगकोंग, शांत हो जाओ। जैसे ही लिंग जियाओ कई परिचित चेहरों की जांच कर रहा था, दर्शकों में जी मिंगकोंग अब खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से फैंग यानरान और अन्य लोगों ने उसे रोक दिया, अन्यथा वह कार्रवाई कर देती। आखिरकार लिंग जियो पवित्र राजवंश से नफरत कर सकता था, लेकिन मो वुशांग, दाओ वुमिंग और सनशान जैसे लोगों को पवित्र राजवंश ने अनगिनत प्रयासों से तैयार किया था।
वे पवित्र राजवंश को धोखा देने के योग्य नहीं थे। जब जी मिनकोंग ने इन लोगों के आत्मसंतुष्ट चेहरे देखे तो उसे इतना गुस्सा आया कि वह इसे दबा नहीं सका। भीड़ में से कई लोग तियानलोंग महाद्वीप से आए योद्धा थे। वे कुछ साल पहले तियानलोंग महाद्वीप से दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आए थे और इस तथ्य से अनजान थे कि इन युवाओं ने पवित्र राजवंश को धोखा दिया था और सच्चे दानव साम्राज्य में शामिल हो गए थे। उनके विचार में ये लोग तियानलोंग महाद्वीप की आशा हैं। बॉर्डर एलायंस के नेता, ये वास्तव में निराशाजनक है। अतीत में हम महासागर पार करके दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आए थे, लेकिन आप एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अध्ययन करने के लिए दिव्य फीनिक्स अकादमी में प्रवेश किया था। हम में से किसी को भी मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार मो वुशांग और किनबीजू, बाई क्यानजियाओ, होंगली, दाओ वुमिंग और अन्य लोगों ने वास्तव में हमारे तियानलोंग महाद्वीप को गौरवान्वित किया है। वक्ता 40 वर्ष से अधिक आयु का एक मध्यम आयु का योद्धा था। उनके मुंह में सीमा गठबंधन के नेता को बियान तियानयान कहा जाता है और वह दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर ड्रैगन गठबंधन का वर्तमान नेता है। जैसा कि आप नाम से बता सकते हैं, ये तियानलोंग गठबंधन तियानलोंग महाद्वीप के योद्धाओं से बना गठबंधन है। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर तियानलोंग योद्धाओं में उनका योगदान 80% था। ये सबसे बड़ा संगठन है। ये सही है चेन हाई। भविष्य में हमें इन युवा लोगों के साथ और अधिक दोस्त बनाने चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें हमारे तियानलोंग गठबंधन में शामिल होने दें। इस तरह दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर हमारे तियानलोंग योद्धाओं की शक्ति और भी अधिक मजबूत होगी। बियान तियानयान ने मुस्कुराते हुए कहा, लंबे समय से दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में मानव योद्धाओं की स्थिति बहुत कम रही है। शायद भविष्य में कोई अवसर मिले। जाहिर है बियान तियानयान भी इन लोगों के बारे में बहुत आशावादी है। लिंग जियाओ इन दोनों लोगों से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था और वह उनकी बातचीत साफ सुन सकता था। मैं अपने हृदय में आहें भरने से स्वयं को रोक नहीं सका। जो लोग स्थिति से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए बता दूं कि ये योद्धा जो या तो समुद्री कबीले से हैं या मानव जाति के गद्दार हैं, वे तियानलोंग महाद्वीप की आशा और मानव जाति के उत्थान की आशा बन गए हैं। ये सचमुच विडंबनापूर्ण है, लेकिन अभी उन्हें अंधेरे में रखा गया है। मुझे विश्वास है कि एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। देशद्रोहियों और बेशर्म लोगों को अंततः दंडित किया जाएगा और मानव जाति की सच्ची आशा पूरी तरह से जागृत होगी। लिंग जियो कभी भी अपने बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता है, लेकिन वह आशा करता है कि वह राजा की इच्छा को पूरा कर सकेगा और मानव जाति को उच्च स्तर पर ला सकेगा। आखिर वह भी इंसान है। इसके अलावा उसे मानव राजा से बहुत सारे लाभ मिले हैं। अगर वह कुछ नहीं करेगा तो वह पूरे दिन बेचैन रहेगा। सबको आज मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से परिचित कराना चाहता हूं। वे भविष्य में हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी का मुख्य आधार बनेंगे। ऊंचे मंच से एक आवाज सुनाई दी। फिर यह आंकड़ा आया। वह कोई और नहीं बल्कि दिव्य फीनिक्स अकादमी के उपाध्यक्ष फैंगमिंग वानझोंग हैं। मैंने सुना है कि डिवाइन फीनिक्स अकादमी ने तियानलोंग महाद्वीप से कई प्रतिभाओं की भर्ती की है। मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति ने उन लोगों का परिचय कराया होगा। भीड़ में अनगिनत लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। हाँ, डिवाइन फीनिक्स अकादमी का उत्थान अजेय प्रतीत होता है। कुछ लोग किंगेक्सू अकादमी के बारे में चिंतित थे। किंगेक्सू अकादमी शाही परिवार के साथ जुड़ना पसंद नहीं करती है, इसलिए यह शाही परिवार के साथ बहुत अलोकप्रिय है। क्योंकि वर्तमान सम्राट की नज़र में अगर किंगेक्सू अकादमी उसका समर्थन नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि वह फायर फीनिक्स कबीले का समर्थन कर रही है। अगर वह दुश्मन नहीं है तो क्या है? पहला व्यक्ति युहुआ संप्रदाय का दानव ज्वाला तियानजुन है, जो अतीत में तियानलोंग महाद्वीप में प्रसिद्ध था। गुफा स्वर्ग क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। बहुत खूब। भीड़ की ओर से जोरदार तालियां बजीं। ये देखा जा सकता है कि दानव ज्वाला तियानजुन की प्रतिष्ठा छोटी नहीं है और दिव्य फीनिक्स अकादमी भी दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर योद्धाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रथम स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी ताकत के लिए दूसरों द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए। ये दूसरा व्यक्ति भी आज हमारे शेनहुआंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान करता है। मियाओशॉन्ग तियानजुन सनशान तियानलोंग महाद्वीप पर सबसे उत्कृष्ट फार्मासिस्ट। उनकी साधना का स्तर और भी अधिक आश्चर्यजनक है। वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 9वें स्तर के पावरहाउस से संबंधित है। बहुत खूब। और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण तालियां बजीं। ये सनशान न केवल अमृत को परिष्कृत करने में उत्कृष्ट था, बल्कि उसकी साधना भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी। स्वाभाविक रूप से उसने लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित किया।
आखिरी वाला तो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह कभी हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी का शिष्य था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह तियानलोंग महाद्वीप लौट आया और तियानवान संप्रदाय का नेता बन गया, जो तियानलोंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। उसका साधना स्तर यहाँ तक पहुँच गया है कि वह भयानक यिन और यांग क्षेत्र में पहुँच गया है। उसका नाम सिकोंग जून है। इस बार पूरा स्थान एक क्षण के लिए शांत हो गया और फिर ज्वालामुखी विस्फोट जैसी गर्जना के साथ फट पड़ा। हर कोई दंग रह गया। ये सिकोंग जून जब दिव्य फीनिक्स अकादमी में था तब वह एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के कई योद्धाओं को इस बात का अफसोस था कि वह तियानलोंग महाद्वीप में चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद वह सचमुच वापस आएगा। खेती पहले से अधिक मजबूत है। दानव ज्वाला तियानजुन हमारे दिव्य फीनिक्स कॉलेज में एक शिक्षक बन जाएगा और म्याओशॉ तियानजुन दिव्य फीनिक्स मेडिकल कॉलेज का डीन बन जाएगा। फैंगमिंग वानजोंग ने घोषणा जारी रखी। जहां तक सिकोंग जून का सवाल है, उन्हें दिव्य फीनिक्स अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वे मेरे समान स्तर के व्यक्ति बन जाएंगे। शेनहुआंग अकादमी ने मूल रूप से हो फैंगमिंग वानजोंग को उपाध्यक्ष चुना था, लेकिन दूसरे उपाध्यक्ष का पद हमेशा रिक्त रहा था। अप्रत्याशित रूप से ये सिकोंग जून को दे दिया गया। लिंग जियाओ को इस बात की बेहद खुशी थी कि उसने दिव्य फीनिक्स अकादमी में प्रवेश नहीं किया था। अन्यथा इन लोगों का सामना करते हुए उसे जीवित रहने में भी मुश्किल होती। मार्शल आर्ट में कुछ भी हासिल करना तो दूर की बात थी। ठीक है, जो घोषणा की जानी थी वह घोषित कर दी गई है। मैं पहले अभ्यास पर वापस जाऊंगा। वाइस डीन सिकोंग जून सभी बात के मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे। ये कहने के बाद फैंगमिंग वानजोंग मुड़ा और हवा में चला गया। ये व्यक्ति मार्शल आर्ट का दीवाना है और पूरे मन से इसका अभ्यास करता है। इसलिए यदि सिकोंग जून शेनहुआंग अकादमी का उपाध्यक्ष बन जाता है तो शेनहुआंग अकादमी पूरी तरह से सिकोंग जून के नियंत्रण में होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों की नज़र में सिकोंग जून शेनहुआंग अकादमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसके लिए शेनहुआंग अकादमी का उपाध्यक्ष बनने में कोई समस्या नहीं है। भले ही लिंगजियो दूसरों को बताता है कि सिकोंग जून बिजली दानव राजा है, महत्वपूर्ण बात कि किसी को इस पर विश्वास करना होगा। इसके अलावा शेनहुआंग अकादमी के अस्तित्व का लिंगजियो से क्या संबंध है? सभी मित्रों, इस शुभ दिन पर मैं दो महान बातें भी घोषित करना चाहता हूँ। सिकोंग जून की आवाज़ स्थिर और सक्षम है, जिसमें बुद्धिमत्ता और शक्ति झलकती है, जो वास्तव में एक उपराष्ट्रपति के स्वभाव के अनुरूप है। ये कहा जाना चाहिए कि यदि वह बिजली दानव राजा नहीं है, यदि वह समुद्री कबीला नहीं है, तो वह फैंगमिंग वानजोंग की तुलना में इस पद के लिए अधिक उपयुक्त है। सबसे पहले, आज से शेनहुआंग अकादमी के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी फार्मेसियां खुले तौर पर कम ग्रेड पीली गोलियां मौजूदा बाजार मूल्य से आधी कीमत पर बेचेंगी। इसके अलावा एक निश्चित मूल्य पर मध्यम ग्रेड पीली गोलियों की नियमित बिक्री होगी और कीमत अभी भी बाजार मूल्य से आधी है। इसके अलावा शेनहुआंग अकादमी से संबद्ध कोई भी योद्धा 20% छूट पर उच्च श्रेणी की पीली गोलियां भी खरीद सकता है। यदि आप ये समाचार सुनेंगे तो आपको यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगेगा, लेकिन शेनहुआंग महाद्वीप की स्थिति को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है, शेनहुआंग महाद्वीप की सभी दुकानों में उच्च श्रेणी की गोलियां नहीं बिकती हैं। केवल कुलीन लोग ही निम्न श्रेणी की पीली गोलियां खरीद सकते हैं और उन्हें कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इंटरमीडिएट और उच्च श्रेणी की पीली गोलियां बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि रईस भी उन्हें नहीं खरीद सकते। अगर आपको चाहिए तो आप उन्हें दूसरे महाद्वीपों से ही खरीद सकते हैं। पीले ग्रेड अमृत की गंभीर कमी की स्थिति के तहत शेनहुआंग अकादमी ने अचानक ऐसी खबर की घोषणा की जो निस्संदेह धरती को हिला देने वाली थी। सच कहें तो किंगेक्सू अकादमी के कई छात्र भी लुभाए गए थे और उनके मन में किंगेक्सू अकादमी छोड़ने और शेनहुआंग अकादमी में शामिल होने का विचार आया था। ये कितनी क्रूर रणनीति है। इस तरह से किंगेक्सू अकादमी शेनहुआंग अकादमी के साथ टकराव में पूरी तरह से नुकसान में रहेगी और खेल जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। फैंग यानरान ने असहाय होकर आह भरी, ऐसा नहीं हो सकता है। लैन युआ ने थोड़ा मुस्कुराया और जानबूझकर या अनजाने में भूत का मुखौटा पहने हुए लिंगजियो को देखा। शायद, फैंग यानरान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। तियानलोंग महाद्वीप के ये योद्धा वास्तव में शेनहुआंग महाद्वीप और यहाँ तक कि शेनहुआंग साम्राज्य की वर्तमान स्थिति को नहीं जानते थे। दूसरी बात, सिकोंग जुन ने नीचे बैठे लोगों के हैरान चेहरे को देखा और चुपके से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया।
ये छोटा सा उपकार लोगों का दिल जीत सकता है। ये वाकई बहुत सुविधाजनक था। फिर उन्होंने लोहा गर्म रहते हुए ही उस पर प्रहार किया और दूसरी बात की घोषणा की। मेरा मानना है कि उपस्थित सभी लोगों ने 10 फीनिक्स पुत्रों के बारे में सुना होगा, है न? फीनिक्स के पुत्र, दिव्य फीनिक्स के पुत्र, दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के शीर्ष 10 युवा लोग। दिव्य फीनिक्स अकादमी में पहले से ही 2 फीनिक्स सन्स हैं, क्या नए भी होंगे? मुझे नहीं पता, देखते हैं उपराष्ट्रपति इसकी घोषणा कैसे करते हैं। चौक पर भीड़ के बीच तनावपूर्ण माहौल था। मुझे लगता है कि कई लोगों ने इसका अनुमान लगा लिया है। ये सही है कि इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ 2 दिग्गज छात्र शामिल होंगे। सिकोंग जुन को लगा कि माहौल ठीक है, इसलिए उसने फिर से अपनी आवाज ऊंची की, तुम दोनों बाहर आओ और सभी से मिलो। जैसे ही यह आवाज गिरी, आसमान से जोरदार बिजली गिरी, जिससे सभी लोग डर गए। बिजली ऊंचे मंच पर गिरी और नीले कपड़े पहने युवक ने अंततः अपना असली चेहरा प्रकट कर दिया। शांत और मुस्कुराते हुए। वह थंडर ईगल फीनिक्स सन ईगल तियानिक्सिया है। इस व्यक्ति को हर कोई कैसे नहीं जानता। ईगल स्काई वॉरियर, 10 महान फीनिक्स बेटों में से एक, थंडर ईगल कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली, वास्तव में शेनहुआंग अकादमी में शामिल होने जा रहा है। क्या थंडर ईगल कबीला आइस फीनिक्स कबीले में शामिल होने जा रहा है? इस समय आकाश रंग बिरंगी दिव्य रोशनी से चमक रहा था, जिससे हर कोई अपनी आंखें खोलने में लगभग असमर्थ हो गया था। आकाश में बादल रंग बिरंगे बादलों में बदल गए। पूरे शरीर पर 7 रंगों की रोशनी से जगमगाता एक युवक धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा, मानो कोई सुंदर मोर अपनी पूंछ फैलाए हुए हो। यह मोर फीनिक्स बच्चे है, कौन है? सभी लोग हैरान थे। अगर थंडर ईगल कबीला आइस फीनिक्स कबीले में शामिल होना चाहे तो ठीक रहेगा। आखिरकार उनके कबीले को कभी भी रईसों के बीच बहुत मजबूत नहीं माना गया है, लेकिन मयूर कबीले का दर्जा फीनिक्स कबीले के बाद दूसरे नंबर पर है। क्या वे आइस फीनिक्स कबीले में शामिल होने जा रहे हैं? क्या आइस फीनिक्स कबीला हमेशा के लिए शेनहुआंग साम्राज्य के सम्राट का पद संभालने की तैयारी कर रहा है? ये सचमुच चौंकाने वाला है। ये खबर किसी भी पिछली खबर से ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। आखिरकार मयूर फीनिक्स पुत्र और थंडर ईगल फीनिक्स पुत्र का मिलन सिर्फ 2 छात्रों का मिलन नहीं है, बल्कि ये 2 प्रमुख कुलों का मिलन दर्शाता है। कल मैंने मोर फीनिक्स और थंडर ईगल फीनिक्स को शहर के बाहर एक दूसरे का पीछा करते देखा। मुझे लगा कि वे सिर्फ शाही शहर का दौरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे शेनहुआंग अकादमी में शामिल होने आए हैं। यह उपाध्यक्ष सिकोंग जुन वास्तव में उदार है। उसके साथ शेनहुआंग अकादमी संभवतः किंगक्सू अकादमी के सिर पर सवार हो सकती है और दूसरों को धमका सकती है। हाँ, 10 महान फीनिक्स में से 4 अब शेनहुआंग अकादमी से संबद्ध हैं, जबकि किंगक्सू अकादमी में कोई भी नहीं है। अंतर वास्तव में बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। चौक में हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। सभी आश्चर्यचकित थे और आहें भर रहे थे। फैंग यानरान ने भौहें सिकुड़ी। शेनहुआंग अकादमी की गति के साथ किंगक्सू अकादमी अपनी ताकत कैसे दिखाएगी? लिंग शियाओ के मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 10 महान फीनिक्स। चूंकि मैं शेनहुआंग महाद्वीप में आया हूं, इसलिए मुझे 10 महान फीनिक्स को चुनौती देनी होगी। उनके विचार में ये बेहतर होगा कि ये सभी लोग शेनहुआंग अकादमी में शामिल हो जाएं। उस समय यदि वह ज्वार को मोड़ सकता है और अपनी ताकत से किंगक्सू अकादमी की रक्षा कर सकता है, तो शेनहुआंग महाद्वीप और किंगक्सू अकादमी में उसका दर्जा बहुत अधिक होगा। ठीक है, दोनों बातें घोषित हो गई हैं। आगे समारोह शुरू होगा। सभी मेहमान आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कोई अंधा व्यक्ति उत्पात नहीं मचाएगा, अन्यथा मैं दया नहीं दिखाऊंगा। सिकोंग जुन की ऊंची आवाज में थोड़ी क्रूरता थी। वह शायद जानता था कि भीड़ में ऐसे कई लोग थे जो उससे नाखुश थे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। चाहे तुम खुश हो या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि तुम मरने के लिए बाहर नहीं आते। किंगक्सू अकादमी के फैंग की ज्ञान शेनहुआंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर बधाई और एक छोटा सा उपहार, कृपया इसे स्वीकार करें। इसी समय एक सफेद आकृति तैरती हुई ऊपर आई। ये व्यक्ति किंगक्सू अकादमी का उपाध्यक्ष फैंग की ज्ञान निकला। बेशक वह उपहार देने नहीं आया था। उसकी छलांग के दौरान जारी शक्तिशाली आभा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह नहीं चाहता था कि शेनहुआंग अकादमी बहुत गर्व करे, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी ताकत दिखाई। तो क्या हुआ अगर वे फीनिक्स के बेटे हैं? वे प्रतिभा और क्षमता वाले कुछ युवा लोग हैं। हाल के वर्षों में फीनिक्स अकादमी ने किंगक्सू अकादमी को छूने की हिम्मत नहीं की है। इसका कारण ये युवा लोग नहीं हैं,
बल्कि उनके फैंग किंग्यान, डीन फैंग किंगत्सु और एक अन्य वाइस डीन है। बेशक उसका इरादा उस जगह को बर्बाद करने का नहीं है, जो कि छोटी बात लगेगी। यह उपहार असली ही है, नकली नहीं। स्वागत। मोर वंश बधाई देने आता है। थंडर ईगल कबीला बधाई देने के लिए आता है। सच्चे राक्षसी साम्राज्य के विदेश मंत्री त्यानिविरिक्सियान मुझे बधाई देने आए और मुझे एक छोटा सा उपहार दिया। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। यह आवाज सुनकर अनगिनत लोग अचानक घबरा गए। सच्चे दानव साम्राज्य की प्रतिष्ठा बहुत जोरदार है। हजारों साल पहले पवित्र राजवंश लगभग नष्ट हो गया था, जिससे अनगिनत नायक भयभीत हो गए थे। और उस समय का पवित्र राजवंश वर्तमान दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। कुछ समय पहले पुनरुत्थानशील सच्चे दानव साम्राज्य ने पवित्र राजवंश को नष्ट कर दिया और पवित्र शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि इसने अभी तक तियानलोंग महाद्वीप को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है, लेकिन यह शायद बहुत दूर नहीं है। अमाजुकी हिनाता एक महिला है, एक बहुत ही खूबसूरत महिला, महान, सुंदर और सुरुचिपूर्ण। ऐसा लगता है कि सभी विशेषण उस पर लागू किए जा सकते हैं। उसकी साधना का स्तर 2 राक्षस राजाओं जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग के स्वामी सनशान से कम नहीं है। उसके आसपास के लोग भी स्वर्ग और मानव क्षेत्र के स्वामी हैं। तुम अंततः ही यहाँ हो। त्यानिविरिक्सियान को देखकर सिकोंग जून थोड़ा मुस्कुराया और कहा, एक और बात है जिसकी मैंने अभी घोषणा नहीं की है क्योंकि मास्टर नहीं आए हैं। अब मैं आपको गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और सच्चा दानव साम्राज्य एक रणनीतिक साझेदारी पर पहुंच गए हैं। देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं, सीखने के लिए एक दूसरे के पास योद्धा भेजते हैं और विदेशी दुश्मनों के खिलाफ एक साथ लड़ते हैं। जैसे ही यह बयान सामने आया, सभी लोग अचंभित रह गए। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि यदि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने सच्चे दानव साम्राज्य के साथ गठबंधन बना लिया तो क्या होगा। यदि सिकोंग जून ने ये कहा तो ये दिव्य फीनिक्स अकादमी की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने बहुत पहले सुना था कि दिव्य फीनिक्स अकादमी के डीन वर्तमान सम्राट के राष्ट्रीय सलाहकार थे। ये घोषणा करने के बराबर था कि दिव्य फीनिक्स अकादमी पूरे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी तुलना में किंगत्सु अकादमी बिल्कुल भी उल्लेख के लायक नहीं है। अच्छा लड़का, ये सचमुच दिलचस्प है। आइस फीनिक्स कबीले की महत्वाकांक्षा लगभग कदम दर कदम उजागर होती है। सम्राट की विशेष शक्ति पर भरोसा करते हुए वे न केवल सरकार को नियंत्रित करते हैं, बल्कि शेनहुआंग अकादमी पर भी पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। क्या फायर फीनिक्स कबीले के लिए अभी भी आशा है? भविष्य में शेनहुआंग साम्राज्य क्या बनेगा? ये सब देखकर वहां उपस्थित योद्धाओं में असीम आनंद की लहर दौड़ गई। मंच के नीचे लोगों के भ्रमित भावों को देखकर सिकोंग जुन ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उपहास किया। गठबंधन? क्या सच्चा दानव साम्राज्य शेनहुआंग साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाएगा? ये तो बस एक विलंब करने की रणनीति है। शेनहुआंग साम्राज्य के आंतरिक संघर्ष की मदद से देश को नष्ट करना सीधे आक्रमण करने की तुलना में अधिक आसान हो सकता है। ये सोचकर सिकोंग जून की चोटों में बहुत सुधार हुआ और उसे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक जोरदार चीख आई। अचानक दूर से धूल उड़ने लगी और कवच पहने तथा 2 पंखों वाले भेड़ियों पर सवार योद्धाओं का एक दल शक्तिशाली ढंग से सर पर दौड़ता हुआ आया। जो बोल रहा था वह उग्र सेनापति था जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। यद्यपि ये केवल एक गर्जना थी, ऐसा लग रहा था मानो लोग एक क्षण में लौह रिक्तयुक्त युद्ध क्षेत्र में हों और उनके पूरे शरीर ऐसे थे मानो वे तलवारों और चीलों के बीच में हों। सब लोग उन 2 लोगों की ओर देखने लगे। नेता की आवाज फिर सुनाई दी। एक साधारण शेनहुआंग अकादमी साम्राज्य के लिए निर्णय लेने का साहस करती है। क्या आप विद्रोह करने जा रहे हैं? ऐसा कहने के बाद नेता वास्तव में दोहरे पंख वाले भेड़िए से उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक फैन तियान हुआ जी हवा में बह गया और भयंकर आभा ने सिकोंग जून को ढक लिया। भीड़ ने ठंडी हवा में सांस ली। किसी ने वास्तव में शेनहुआंग अकादमी में आकर उकसाने की हिम्मत की और सीधे नए उपाध्यक्ष सिकोंग जून पर हमला करने का विकल्प चुना। वह क्या करना चाहता था? सिकोंग जून के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके हाथों में बिजली चमकने लगी और उसके हाथों में पूरी तरह से बिजली से संघनित एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसकी आंखों में ठंडक और जानलेवा इरादा था। शेनहुआंग अकादमी शेनहुआंग साम्राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप विद्रोह कर रहे हैं? आपको नीचे आकर बात करनी चाहिए। एक तलवार बाहर निकली और भयानक तलवार ऊर्जा हवा में फैल गई।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों सेनाएं हवा में टकराईं और फिर बिखर गईं। जो आदमी ऊपर उड़ा वह 2 पंखों वाले भेड़िए पर गिर पड़ा। सिकोंगजून को कुछ आश्चर्य से देखा और कहा, अच्छा आदमी, मुझे तुम्हें शुरू में ही मार देना चाहिए था, अन्यथा आज कोई नहीं होता। जी निंग, वह राष्ट्रीय रक्षा जनरल जी निंग हैं। जी निंग, तुम्हारे पीछा करने की वजह से ही मुझे तियानलोंग महाद्वीप में छिपना पड़ा था। क्या तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो? मैं अब शेनहुआंग अकादमी का उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ व्यवहार करना साम्राज्य का दुश्मन होने जैसा है। सिकोंगजुन ने ठंडी सांस ली। जी निंग को देखना उसके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन को देखने जैसा था। उस समय के बारे में सोचते हुए वह शेनहुआंग अकादमी में जागा और जल्दी से ठीक हो गया और किसी और ने उसकी समस्या नहीं देखी। लेकिन एक व्यक्ति ने उसकी बिजली दानव राजा के रूप में पहचान लिया और भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए उसे मारना चाहा। ये व्यक्ति जी निंग है। उस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अंततः शेनहुआंग अकादमी के डीन, जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षक भी हैं, की मदद से तियानलोंग महाद्वीप भाग गए। अप्रत्याशित रूप से अब जब वह वापस आ गया है, जी निंग अभी भी उसका पीछा कर रही है। उसने गहरी सांस ली और उसका घबराहट भरा मुंह धीरे धीरे शांत हो गया। अब चीजें अलग हैं। अब न केवल उसकी साधना जी निंग से कम नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति भी कमजोर नहीं है। यदि जी निंग उसे मारना चाहती है तो उसे देखना होगा कि क्या उसके पास क्षमता और साहस है। चौक में मौजूद भीड़ भी इस अचानक परिवर्तन से भ्रमित थी। देश की रक्षा करने वाले सेनापति जी निंग को पिछले सम्राट ने पदवी प्रदान की थी। पिछला सम्राट फायर फीनिक्स कबीले का सदस्य था। वह पदत्याग के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। हालांकि वर्तमान सम्राट ने देश की रक्षा करने वाले जनरल की उपाधि को रद्द नहीं किया, बल्कि केवल जी निंग को साम्राज्य की सीमा तक पदावनत कर दिया। सिद्धांततः जी निंग सम्राट की अनुमति के बिना शाही शहर में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन अब जी निंग न केवल आई, बल्कि शेनहुआंग अकादमी के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी की। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? शेनहुआंग अकादमी साम्राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, विद्रोह की यह महत्वाकांक्षा पूरी तरह से उजागर हो गई है। जी निंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने इतने सालों में कुछ भी नहीं किया है? तुम्हारे राष्ट्रीय शिक्षक शेनहुआंग अकादमी के डीन शेनहुआंग साम्राज्य से बिल्कुल भी नहीं है। उनकी असली पहचान तुम्हारी ही तरह है, सच्चे दानव साम्राज्य के 9 दानव राजाओं में से एक। आप बिजली दानव राजा हैं और वही नियांग दानव राजा है। क्या मजाक है? मैं बिजली दानव राजा कैसे हो सकता हूँ? आपके पास क्या सबूत है? सिकोंगजुन ने व्यंग्य किया। और आप मेरा अपमान करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षक का अपमान करते हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि साम्राज्य आपको दंडित करने की हिम्मत नहीं करेगा? दंड? ये सही है, आपके सच्चे दानव साम्राज्य ने पवित्र राजवंश को नष्ट कर दिया है और अगला शेनहुआंग साम्राज्य है। यहाँ केवल कुछ ही लोग आपके रहस्य को जानते हैं और ये लोग या तो आपके साथ मिलीभगत में हैं या आपके साथ मिलीभगत करते हैं, उनकी तरह। जी निंग ने उपहास किया और मोवुशांग और उच्च मंच पर अन्य लोगों की ओर इशारा किया और फिर कहा, अन्य लोग हैं जो मृत्यु से डरते हैं, इसलिए वे आपको पहचानने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप मुझे दंडित करते हैं तो ये रहस्य हमेशा के लिए रखा जाएगा? उनकी आंखें हमेशा सिकोंगजून पर टिकी रहती थीं, ठंडी और तीखी। उस समय के बारे में सोचते हुए शेनहुआंग महाद्वीप में उथल पुथल थी और लोग पीड़ित थे। यह मेरे गुरुजी फुलिंग थे जिन्होंने मालकिन यू जुवानियू के साथ मिलकर उथल पुथल को शांत किया और शेनहुआंग महाद्वीप में 10 साल से अधिक की शांति लौटाई। जब गुरु यहाँ से चले गए तो उन्होंने मुझे इस देश की रक्षा में सम्राट की सहायता करने के लिए रहने के लिए कहा। यदि यह समझौता न होता तो मैं वास्तव में इस व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन आज मैं आपके सच्चे दानव साम्राज्य के इन बदमाशों को मालिक और मालकिन की कड़ी मेहनत को नष्ट करते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर हर कोई आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जी फुलिंग और यू जुवानियू की कहानी शेनहुआंग महाद्वीप में लगभग सभी को पता है। यहाँ के लोगों के लिए ये दोनों उद्धारकर्ता की तरह हैं। उनके बिना युद्ध निश्चित रूप से शेनहुआंग महाद्वीप के लोगों के लिए अनगिनत मौतों और चोटों का कारण बनता। आपने योगदान दिया है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अपने योगदान के कारण अदालत में महत्वपूर्ण अधिकारियों को फंसा सकते हैं, तो आप गलत हैं। सिकोंगजून ने ठंडे स्वर में कहा, आवंटन की अवहेलना करना और बिना प्राधिकरण के शाही शहर में प्रवेश करना पहले से ही एक बड़ा अपराध है।
आपके स्वामी और मालकिन ने ऐसे नियम निर्धारित किए होंगे जो आपको आइस फीनिक्स कबीले और फायर फीनिक्स कबीले के चुनाव में भाग लेने से रोकते हैं, लेकिन आपका फायर फीनिक्स कबीले के साथ लगातार संपर्क है, जो दूसरा बड़ा अपराध है। बादशाह ने तुम्हें पुरानी दोस्ती के कारण नहीं मारा। योग्यता की किताब पर खड़े होकर जो चाहो करो। ये कहना होगा कि सिकोंग जुन अभी भी बात करने में बहुत अच्छा है। वैसे भी कोई भी उसे बिजली दानव राजा के रूप में पहचानने की हिम्मत नहीं करता है। तो फिर जीनिंग के शब्द मूलतः दूसरों पर निंदा करने के बराबर हैं। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बजाय वो पलटकर कह सकता है कि जीनिंग का विद्रोह करने का इरादा है। भीड़ में कुछ लोग जीनिंग पर विश्वास करते थे और कुछ लोग सिकोंग जुन पर। वे थोड़ी देर तक झगड़ते रहे। फैंग यानरान गर्म बर्तन पर चींटी की तरह चिंतित थी। हालांकि उसे जीनिंग की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि जीनिंग आज के मामलों में बहुत नासमझ थी। यहाँ इतनी जल्दबाजी में आने से अंत में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और जितने लोग आएंगे वे मर जाएंगे। क्या सचमुच व्यर्थ मरना उचित है? तुम समझ नहीं रहे हो। जी मिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप उनके हाव भाव से बता सकते हैं। उन्हें पता था कि वे मर जाएंगे, लेकिन वे शांति से यहाँ आए। ये व्यक्ति आपसे ज्यादा मूर्ख नहीं है। इसके विपरीत वह बहुत चतुर है। वह जानता है कि उसे आज कुछ नहीं मिल सकता है। शायद वह सिकोंग जुन को मारने में सक्षम न हो, और शायद वह शेनहुआंग साम्राज्य के लोगों को यह विश्वास दिलाने में सक्षम न हो कि सिकोंग जुन और राष्ट्रीय गुरु सच्चे दानव साम्राज्य के दो महान राक्षस राजा हैं। लेकिन जब तक कुछ लोग विश्वास करने को तैयार हैं, तब तक उन्हें सफल माना जाएगा। यह मामला अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। फैंग यानरान ने हैरान होकर कहा, मैंने कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं। उसने सभी तरीके आजमाए होंगे, और जाहिर है कि उनमें से कोई भी कारगर नहीं है। इसीलिए उसने जोखिम उठाया और यह अंतिम उपाय अपनाया। जी मिंगकोंग आखिरकार पवित्र राजवंश का बच्चे है। शासन की उसकी समझ फैंग यानरान से कहीं बेहतर है। कई तथाकथित समझदार लोग सोचते हैं कि चीजें असंभव हैं, इसलिए वे कोशिश करने को तैयार नहीं हैं। इस तरह वे खुद को बचा सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये वास्तव में इस तरह के मूर्ख लोग हैं जो थोड़ी सी भी संभावना होने पर भी प्रयास करते हैं, और भले ही वे वास्तव में मर जाएं, लेकिन आशा की उस किरण को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं जिसने आज शेनहुआंग साम्राज्य को मजबूत बनाया है। लिंग जियाओ राजनीति को नहीं समझता, लेकिन वह जीनिंग की बहुत प्रशंसा करता है। किसी भी अन्य बात के अलावा इतने सारे लोगों के सामने सिकोंग जुई और राष्ट्रीय शिक्षक का असली चेहरा उजागर करने के लिए हर कीमत पर बहुत साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपकी मौके पर ही मौत हो सकती है। उनका मानना है कि यहाँ आने से पहले जीनिंग बहुत ही भयंकर वैचारिक संघर्ष से गुजरे थे। जिस क्षण से उन्होंने सैनिकों को शाही शहर में ले जाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे जीवित वापस जा सकेंगे। हो सकता है कि उसने अपना अंतिम संस्कार भी कर लिया हो। भले ही वह मर जाए, लेकिन वह सच्चे दानव साम्राज्य की साजिश को पूरी तरह से उजागर कर देगा। हो सकता है कि अधिकतर लोग उनकी बातों पर विश्वास न करें, लेकिन जब तक कुछ लोग विश्वास करने को तैयार हैं, तब तक भले ही यह आग फैलती रहे, यह एक दिन प्रचंड आग में जलकर भस्म हो जाएगी। भाइयों, आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जीनिंग जोर से चिल्लाए। समुद्री जनजाति को मार डालो और गद्दारों को सजा दो। वर्दीधारी की आवाज पूरे चौक में गूंज उठी, जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी तेज थी। एक बार ऐसा हो गया तो बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। क्या तुम अब भी मेरा पीछा करके पागल हो जाना चाहते हो? जीनिंग ने फिर पूछा। देश और लोगों के लिए मुझे मृत्यु पर कोई अफसोस नहीं है। मुझे मृत्यु पर कोई अफसोस नहीं है। यह आवाज लिंग जियाओ के कानों में बहुत देर तक गूंजती रही। देश और लोगों के लिए मुझे मरने पर कोई अफसोस नहीं है। यह एक असली सैनिक है। यद्यपि वह कोई सैनिक नहीं है और उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं है, फिर भी इस समय वह इन लोगों से बहुत प्रभावित है। ऐसा जनरल, ऐसा सिपाही, यदि वे ऐसे स्पष्ट तरीके से मरे तो क्या ये दुख की बात नहीं होगी? क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता है? भूत के मुखौटे के नीचे का चेहरा थोड़ा चिंतित था। सिकोंग जुन के चेहरे पर कुछ गंभीर मुस्कान दिखी। वे ये कैसे नहीं जान पाए कि जीनिंग शाही शहर में आई थी। उन्होंने रास्ते में उसे रोककर नहीं मारा। इसका कारण ये था कि वे शाही शहर में आसानी से पहुंच सके, ताकि वे उसे न्यायोचित रूप से मार सकें। कई सैनिक अचानक चौक से बाहर निकल आए। सभी मजबूत धनुष और क्रॉसबो से लैस थे। उन्होंने जीनिंग और अन्य लोगों को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे माहौल वायुरोधी हो गया। जीनिंग,
तुम देशद्रोही हो, देश के गद्दार हो और दुश्मन से मिलीभगत रखते हो। आज मैं सम्राट के आदेश से तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। सिकोंग जुन ने उपहास किया। मृत्यु से डरने की क्या बात है, लेकिन इससे पहले कि मैं जीनिंग मरूं, मुझे अपने साथ कुछ लोगों को भी नीचे खींच कर ले जाना होगा। भारी घेराबंदी का सामना करते हुए जीनिंग और भी शांत लग रही थी। चून की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब डरने की कोई बात नहीं थी। जनरल जीनिंग, ऐसा मत करो। एक बार जब आप कार्रवाई करेंगे तो आप उन्हें संभाल कर छोड़ देंगे और वे इसे मनमाने ढंग से कर सकते हैं। फैंग यानरान चिंतित था। अन्य लोग जीनिंग को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि जीनिंग ने फायर फीनिक्स कबीले में कई लोगों की जान बचाई थी। हालांकि वह बहुत पहले ही उस अतीत को भूल चुकी थी, लेकिन फायर फीनिक्स कबीले की पुरानी पीढ़ी को अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद था। ये कहते हुए वह बाहर निकल गई और सिकोंग जुन और जीनिंग के बीच में आ गई। इस समय जीनिंग के पीछे खड़े सैनिकों में से एक की आंखों में एक भयावह भाव था और उसने अपने धनुष और तीर को फैंग यानरान पर निशाना साधा। कोई नहीं जानता था कि वह एक गुप्त एजेंट था जिसे शाही मास्टर ने जीनिंग के पास रखा था। आज यहां आने से पहले उन्हें एक गुप्त रिपोर्ट मिली थी कि अगर जीनिंग ने कार्रवाई नहीं की तो वह कार्रवाई करेंगे और जब संघर्ष हुआ तो वह जीनिंग को यहीं मरवा देंगे। जब तक जीनिंग की मृत्यु नहीं हो जाती, शेनहुआंग साम्राज्य एक प्रमुख स्तंभ खो देगा और भविष्य में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। वूश, पंख वाला तीर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से हवा में उड़ गया, इतनी तेजी से कि जीनिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फैंग यानरान का तो जिक्र ही नहीं। यदि ये तीर लग जाता तो न केवल फैंग यानरान गंभीर रूप से घायल हो जाता या उसकी मौके पर ही मौत हो जाती, बल्कि जीनिंग भी साम्राज्य का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता। कुछ लोगों की साजिश पूरी तरह सफल होगी। फैंग यानरान दंग रह गया। जीनिंग दंग रह गई। सिकोंग जुन मुस्कुराया। हालांकि इस समय पंख वाले तीर को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लिंग जियो अचानक फैंग यानरान के सामने प्रकट हुआ और मजबूत तीर सीधे उसके द्वारा तोड़ दिया गया। वह समय पर प्रतिक्रिया करने में इसलिए सक्षम हो पाया क्योंकि उसे पहले ही महसूस हो गया था कि लड़के की सांस में गड़बड़ी है, इसलिए वह तैयार था। आखिरकार उनकी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति कोई मजाक नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई। लिंग जियो का चेहरा चमक उठा और वह एक सांस में उस आदमी के पास पहुंचा और उसे टीम से बाहर खींच लिया। फैंग यानरान ने राहत की सांस ली। जीनिंग भी बहुत खुश थी। सिकोंग जुन ने अपने दांत पीस लिए। योजना सफल होने ही वाली थी, लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी ने उसे रोक दिया। यह आदमी कौन था? तीनों लोग वास्तव में बहुत उलझन में थे, लेकिन सिकोंग जुन भी चालाक था। वह जोर से चिल्लाया, जीनिंग, तुमने मिस यानरान को गोली मारने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम वाकई महत्वाकांक्षी हो। गोली मारो, मेरे लिए इन लोगों को गोली मारो। इस समय चौक में किसी को भी जीनिंग से सहानुभूति नहीं थी। अब किसी को भी जीनिंग की बातों पर विश्वास नहीं था। अगर इस समय जीनिंग की मृत्यु हो जाती तो यह एक वास्तविक मृत्यु होती। उसे गोली मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन अगर सिकोंग जुन को शामिल कर लिया जाता तो वह वास्तव में आज जीवित नहीं बच पाता। रुकना, ये लिंग जियाओ था जो बोल रहा था। यदि ये केवल चिल्लाहट होती तो वे लोग उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, लेकिन इस बार उसने अपनी चिल्लाहट में पहाड़ों और नदियों की शक्तिशाली इच्छा को भी शामिल कर लिया। इस इच्छा शक्ति के दबाव से उन सैनिकों ने, जो अधिक शक्तिशाली नहीं थे, एक के बाद एक अपने धनुष और क्रॉसबो नीचे रख दिए। तुम क्या कर रहे हो, भूतिया चेहरे वाले आदमी? सिकोंग जुन चिंतित था। उसके सामने इस आदमी के आने से दूसरी बार उसकी योजनाएं बर्बाद हो गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि यह फैंग यानरान का गार्ड है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह आदमी जीनिंग की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लिंग जियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सीधे जमीन पर छिपे हमलावर से ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें तीर चलाने की अनुमति किसने दी? मुझे नहीं पता। मैं समुद्री कबीले द्वारा जीनिंग के पास भेजा गया एक जासूस हूँ। मुझे इस समय जीनिंग को कार्रवाई करने के लिए उकसाने का आदेश दिया गया था, ताकि मैं जीनिंग पर हमला करने का एक कारण ढूंढ सकूं। लिंग जियो ने केवल एक प्रश्न पूछा और दूसरे पक्ष ने सब कुछ बता दिया। ये स्पष्टतः उनके शक्तिशाली आत्मा नियंत्रण के कारण था। सबने सुना है न? जनरल जीनिंग वास्तव में समुद्री कबीले के निशाने पर हैं। उनकी हर हरकत समुद्री कबीले की निगरानी में है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि वह सुरक्षित रूप से शाही शहर तक पहुंच सकते हैं? कई लोगों ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही लिंग जियो ने उन्हें याद दिलाया, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है।
ये भूतिया चेहरे वाला आदमी सही कह रहा है। ऐसा लगता है कि कोई वास्तव में जनरल जीनिंग की जान चाहता है, इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें जाल में फंसाने के लिए जाल बिछाया। ये समुद्री कबीला ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या शाही मास्टर और उपराष्ट्रपति वास्तव में यिन यांग दानव राजा और समुद्री कबीले के बिजली दानव राजा हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत भयानक होगा। लिंग जियाओ ने एक छोटी सी बात की और चौक में मौजूद लोगों का रुख पूरी तरह से बदल दिया। पहले जी निंग से सवाल पूछने से लेकर अब जी निंग की बातों पर विश्वास करना। मिस्टर घोस्टफेस, इस जनरल के मामलों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया मिस यानरान को लेकर एक तरफ हट जाएं। जी निंग भूत चेहरे वाले आदमी के प्रति आभारी था, लेकिन वह इस मामले के कारण और अधिक लोगों को शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पास लिंग जियोकी को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जनरल के शब्द गलत हैं। लिंग जियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, यह मामला न केवल मुझसे संबंधित है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्या यह आपसे संबंधित है? क्या ये संभव है कि आप इससे संबंधित हों? जी निंग को अचानक कुछ ख्याल आया, क्या उसके सामने खड़ा भूतिया चेहरे वाला आदमी तियानलोंग महाद्वीप का योद्धा हो सकता है? जनरल, आपने जो उम्मीद की थी वह सच है। मैं भाग्यशाली योद्धा हूँ जो तियानलोंग महाद्वीप पर बच गया। मैंने अतीत में अपनी आंखों से वह दृश्य देखा है जब यिन यांग दानव राजा और इलेक्ट्रिक लाइट दानव राजा ने मिलकर पवित्र शहर को नष्ट कर दिया था। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ये शब्द सुनकर सिकोंग जून अचानक घबरा गया और चौक में मौजूद योद्धा भी घबरा गए। वास्तव में एक और अंदरूनी सूत्र है जो सिकोंग जून के सामने खड़े होने की हिम्मत करता है। ये वास्तव में साहसी है। तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी निंग ने पूछा। लिंग जियो एक पल के लिए चुप रहा, फिर सिकोंग जून को देखा और शांति से कहा, शक्तिशाली बिजली दानव राजा वास्तव में एक इंसान होने का नाटक करना चाहता है और दिव्य फीनिक्स अकादमी में घुसना चाहता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक सौदा है? मुझे नहीं पता कि इंपीरियल मास्टर यिन यांग दानव राजा है या नहीं, क्योंकि मैंने वर्तमान इंपीरियल मास्टर को कभी नहीं देखा है, और यिन यांग दानव राजा की उपस्थिति परिवर्तनशील है, इसलिए इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। लेकिन सिकोंग जून बिजली का दानव राजा है, इस बारे में कोई झूठ नहीं है। ठीक है, कितने बहादुर। तियानलोंग महाद्वीप पर अभी भी तुम्हारे जैसे योद्धा हैं, जो दर्शाता है कि पवित्र राजवंश पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। जी निंग ने ताली बजाकर सराहना की। यह एक मजाक है। ये सिर्फ एक छुपा हुआ व्यक्ति है जो एकतरफा शब्दों के आधार पर मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कर रहा है। सिकोंग जून ने उपहास किया। हाँ, इस आदमी ने भूत का मुखौटा पहना हुआ है। वह कौन है? क्या लोगों को देखना शर्मनाक नहीं है? तो फिर उन्होंने जो कहा वह बहुत विश्वसनीय नहीं है। आखिरकार सिकोंग जून चालाक और धूर्त था, और उसने सिर्फ एक वाक्य से अपना लाभ वापस पा लिया। हालांकि लिंग जियो न तो अधीर था और न ही अधीर, और बस हल्के से मुस्कुराया और कहा, बिजली दानव राजा जानना चाहता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वह मुझे गुप्त रूप से मारना चाहता है। मैं सिर्फ एक साधारण योद्धा हूँ, और मेरी ताकत आपकी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी जान बचानी होगी। लेकिन ये साबित करना बहुत आसान है कि आप समुद्री कबीले से हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मुखौटा उतारता हूँ या नहीं। ये सुनकर चौक में अचानक शांति छा गई। हर कोई जानना चाहता था कि कैसे साबित किया जाए कि सिकोंग जून समुद्री कबीले से था। समुद्री लोगों और मनुष्यों के बीच कई अंतर हैं। हालांकि कुछ समुद्री लोग बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका खून नीला होता है। यह उनमें से एक है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, कुछ चतुर ढोंगी खून का उपयोग करके खून को लाल रंग में बदल सकते हैं, लेकिन समुद्री लोगों और मनुष्यों के बीच एक और बड़ा अंतर है। यह अंतर शायद ज्यादातर लोगों के लिए अज्ञात है, और वह है मानव जाति की प्रकृति। नसें सभी गहरे समुद्र के समान तरल रूप में हैं, और समुद्री जनजातियों या समुद्री जनजाति द्वारा परिवर्तित मनुष्यों की स्वर्गीय नसें विभिन्न परिवर्तनों से गुजरेंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या डिवाइन फीनिक्स अकादमी के उपाध्यक्ष इसे साबित करने का साहस करेंगे। हाँ, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई? सिकोंग जून ने हंसते हुए कहा, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के इतने सारे योद्धाओं के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, अगर मैं इसे आपके सामने साबित कर दूं तो क्या होगा? जब उसने बोलना समाप्त किया तो चमकीले लाल रक्त की एक बूंद नीचे गिरी। पहला अंतर अस्वीकार कर दिया गया। फिर सिकोंग जून ने अपनी त्यानयुवान शक्ति को सक्रिय किया और अपनी त्वचा को लगभग पारदर्शी बना दिया, जिससे सभी योद्धा उसकी त्यानमाई का आकार देख सकें। समुद्र के समान नीला एक तरल रूप।
क्या हाल है ग्रिमेस मैन का? अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है न? सिकोंग जुन ने उपहास किया। हालांकि इस समय दर्शकों में से कुछ लोग चुपके से हंस रहे थे, ये सोचकर कि लिंग जियो वास्तव में चालाक था। बेवकूफ, जीनिंग ने श्राप दिया। हाँ, यह आदमी मूर्ख है। सिकोंग जुन ने लिंग जियाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने आपकी मदद नहीं की। ये जनरल कहता है कि तुम मूर्ख हो। तुम मनुष्य होने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मनुष्य की स्वर्गीय नसें कभी स्थिर नहीं होती, और केवल समुद्री कबीले की स्वर्गीय नसें ही समुद्र जितनी नीली होती हैं। जीनिंग ने ऊंची आवाज में कहा। सिकोंग जुन तुरंत दंग रह गया। इन वर्षों के दौरान जब वह शहर में एक मानव के रूप में कार्य करता था, तो वह केवल अपनी स्वयं की साधना और सच्चे दानव साम्राज्य के मामलों की परवाह करता था और कभी किसी इंसान की परवाह नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके आसपास के शिष्यों को भी इसकी परवाह नहीं थी। इसलिए वह मूलतः मानव स्वर्गीय नसों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस समय चौक पर खड़े सभी लोग दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के योद्धा थे, और बहुत कम मानव योद्धाओं ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। ऊंचे मंच पर मौजूद कुछ मनुष्य समुद्री कबीले द्वारा रूपांतरित हो चुके थे और उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए जब तक सिकोंग जुन ने आत्मविश्वास के साथ अपनी दिव्य शिराओं को दूसरों को नहीं दिखाया, तब तक किसी ने उसे याद नहीं दिलाया कि यह एक घोटाला था, एक जाल था। मुझे लगता है कि आगे क्या होगा, इसके बारे में मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिकोंग जुन समुद्री कबीले का सदस्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सच्चा दानव साम्राज्य समुद्री कबीले द्वारा बनाया गया एक साम्राज्य है। मेरा मानना है कि बहुत से लोग ये भी जानते हैं। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बिजली दानव राजा है या नहीं। जो मायने रखता है वह कि वह समुद्री कबीले का सदस्य है, जो एक महत्वाकांक्षी विदेशी जाति है। चाहे हम मानव हों, फीनिक्स हो या कोई अन्य जाति, हम सभी पूर्व पवित्र राजवंश के लोग हैं, लेकिन समुद्री कबीला नहीं है। इस व्यक्ति ने जनरल जीनिंग के आने और मरने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई और व्यवस्था की है। जनरल चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, ये बेकार है, क्योंकि वह जानता है कि यह एक मृतंत है और उसे आना और मरना है। यदि वह नहीं आता है तो देश खत्म हो जाएगा। लिंग जियो की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन चौक में फीनिक्स साम्राज्य के अनगिनत योद्धाओं के माथे और पीठ पर पसीना आ रहा था। ये भयानक है। यदि इस आदमी की बुरी योजना सफल हो गई तो साम्राज्य एक महान सेनापति को खो देगा, और यदि भविष्य में युद्ध छिड़ गया तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। तियानलांग महाद्वीप पर जो कुछ हुआ वो एक खूनी उदाहरण है। ये सिकोंग जुन तियानवान गेट में छिपकर पवित्र सम्राट को भाई की तरह मानता था, लेकिन अंत में उसने पवित्र सम्राट को मार डाला। क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति के साथ सहजता से रह सकते हैं? लिंग जियाओ की आवाज अचानक तेज हो गई। नहीं, भीड़ उत्साहित थी। ये सब बकवास है, आप चुप क्यों नहीं हो जाते? चलो, क्या यहाँ शाही गश्ती दल नहीं है? इस व्यक्ति ने राष्ट्रीय शिक्षक और शेनहुआंग अकादमी के उपाध्यक्ष को बदनाम करने का साहस किया, आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इस समय सिकोंग जुन ने अपना धैर्य खो दिया था। लिंग जियो द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद सिकोंग जुन का दिल घृणा से भर गया था, और उसकी पिछली बुद्धि कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस समय वह शायद 3 साल के बच्चे जितना होशियार नहीं था। वह जो काम कर रहा है वह सचमुच दिन प्रतिदिन मूर्खतापूर्ण होता जा रहा है। समुद्री कबीले के सदस्य के रूप में उनकी पहचान साबित हो चुकी है। कौन उनकी बात सुनने की हिम्मत रखता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि सच्चे दानव साम्राज्य ने जुबान दायरे में जो डर पैदा किया था वह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब वहां मौजूद योद्धा उसे देखते हैं तो उन्हें घृणा और डर के अलावा कुछ नहीं लगता। यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स अकादमी के लोगों ने भी उनके आदेश सुनने की हिम्मत नहीं की। क्या आप समुद्री जनजाति के उस आदेश को सुनते हैं जिसमें कहा गया है कि जो कोई सच बोलेगा उसे मार दिया जाएगा? यदि यह फैल गया तो क्या शेनहुआंग अकादमी के योद्धा अभी भी मनुष्य ही रहेंगे? ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूंगा। सिकोंग जुन को इस बात का एहसास था। हालांकि इन लोगों ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे अब उसके आदेशों को नहीं सुनेंगे। उसे इस भूतिया चेहरे वाले आदमी को मारना ही होगा। चाहे वह आदमी कोई भी हो, उसे मरना ही होगा। जो लोग उस बिजली दानव राजा पर चाल चलने की हिम्मत करते हैं, उन्हें कभी भी कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। क्या मजाक है? क्या तुम्हारी हिम्मत है उसे छूने की? जीनिंग ने व्यंग्य करते हुए ऊंची आवाज में कहा, यह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य है, तुम्हारा असली दानव साम्राज्य नहीं।
यदि तुम आज यहाँ लोगों को मारना चाहते हो तो पहले दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के योद्धाओं से पूछो कि क्या वे सहमत हैं। ये सही है। सच्चे दानव साम्राज्य ने उस समय हमारे बहुत से लोगों को मार डाला था। क्या हम अब भी उन्हें यहाँ बेलगाम घूमते हुए देखेंगे? जीनिंग के आगे आने से सच्चे दानव साम्राज्य और समुद्री कबीले से नफरत करने वाले कई योद्धा भी खड़े हो गए। तभी सिकोंग जून को अचानक एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसकी ताकत के अलावा उसका मुंह भी बहुत शक्तिशाली था। यह मुंह सचमुच किसी जादुई हथियार से भी अधिक भयानक है। कुछ ही शब्दों से इस भूत चेहरे वाले आदमी ने उसे लगभग निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया। आज की घटनाओं के कारण सच्चे दानव साम्राज्य की योजनाएं बर्बाद हो सकती हैं। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से इस भूत चेहरे वाले आदमी से कई गुना या दर्जनों गुना अधिक है, लेकिन वह कोई हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि एक बार जब वह कोई कार्रवाई करेंगे तो वे तुरंत सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे और उनकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो जाएगी। इस भूतिया चेहरे वाले आदमी के पास इतना गहरा हिसाब है और यह भी उसमें शामिल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह खड़े होकर बोलने की हिम्मत करता है। सिकोंग जून की शर्मिंदा नज़र देखकर लिंग जियाओ को बहुत खुशी हुई। यद्यपि यह व्यक्तिगत रूप से सिकोंग जून को हराने जितना संतोषजनक नहीं है, फिर भी यह एक अलग तरह की संतुष्टि है। चलो, मैं समुद्री कबीले के जासूस को पकड़ता हूँ और उसे सजा के लिए सम्राट को सौंप देता हूँ। जीनिंग इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी? आदेश देने के बाद कई योद्धा इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। शाही हुक्म आ गया है। हालांकि इस समय एक व्यक्ति तैरता हुआ आया। उसके हाथ में एक शाही फरमान था जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के दिव्य आदेश को नकली बनाना मुश्किल है। इस पर दिव्य फीनिक्स आभा केवल दिव्य फीनिक्स सील द्वारा उत्सर्जित की जा सकती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि असहाय जीनिंग को आदेश सुनने के लिए घुटने टेकने पड़े और बाकी सभी भी घुटने टेक दिए। सम्राट के आदेश में कहा गया है, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और सच्चे दानव साम्राज्य ने एक दिल और एक दिमाग के साथ गठबंधन बनाया है। बिजली दानव राजा सिकोंग जून के लिए यह मेरी इच्छा है कि वह दिव्य फीनिक्स अकादमी में शामिल हो। विवरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जीनिंग सम्राट के प्रति वफादार है और देश की सेवा करता है। उसकी वफादारी सराहनीय है। हालांकि वह बिना प्राधिकरण के शाही शहर में प्रवेश करता है, लेकिन उसके गुण उसके दोषों से अधिक हैं। उसे विशेष रूप से 10,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दिए गए थे। वह इनाम प्राप्त कर सकता है और बिना किसी गलती के स्टेशन पर वापस आ सकता है। इसकी प्रशंसा करें। शाही फरमान पढ़ने के बाद जीनिंग की आंखें लाल थीं और वह बहुत गुस्से में थी। क्या ये सम्राट वास्तव में बाघ की खाल मानकर असली दानव साम्राज्य के साथ सहयोग करना चाहता है? उसने एक लंबी सांस छोड़ी जिसमें थोड़ी सी लाचारी दिख रही थी। अगर ऐसा है तो उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। अगर वह इस समय सिकोंग जून को गिरफ्तार करने पर जोर देता है तो वह एक बड़ा घोस्टी होगा जो युद्ध को भड़काता है और शांति को नष्ट करता है। जनरल जीनिंग, आप अभी भी आदेश स्वीकार नहीं करते। मैं आदेश स्वीकार करता हूं और आपकी के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे सम्राट अमर रहें। जीनिंग ने कांपते हाथों से शाही आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में दुख था। क्या दिव्य फीनिक्स साम्राज्य सचमुच आत्मविनाश के मार्ग पर चलने जा रहा है? उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। सिकोंग जून की गर्व भरी नज़र को देखकर वह क्रोध से भर गया। जनरल, आपको गुस्सा क्यों होना चाहिए? आज आप जो करना चाहते हैं वह वास्तव में पूरा हो चुका है। सिकोंग जून की पहचान उजागर हो गई है। भले ही सम्राट उसकी रक्षा करता हो, लेकिन दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लोगों की नज़र में वह अभी भी एक दुश्मन है और ऐसा व्यक्ति है जिससे सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक आइस फीनिक्स कबीले के सम्राट की बात है, मुझे डर है कि वह अलग थलग पड़ गया है। इस चुनाव में उनके पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियाओ की आवाज़ जीनिंग के दिमाग में गूंज रही थी। ये प्रत्यक्ष आवाज प्रसारण है। हाँ, महामहिम सही कह रहे हैं। जीनिंग अचानक ऊर्जावान हो गई। चुनाव से पहले 1 साल से भी कम समय बचा था। इस अवधि के दौरान सच्चा दानव साम्राज्य जो करना चाहता था वह इतना आसान नहीं था। जब तक अगला साल आएगा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सर, क्या आप शहर से बाहर मुझसे बात करना चाहेंगे? जीनिंग ने अचानक लिंग जियाओ की ओर देखा। यह आदमी वास्तव में मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि लिंग जियाओ ने सिकोंग जून को नाराज किया है और अगर वह यहाँ रहना जारी रखता है तो वह खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने लिंग जियो से बात करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वास्तव में वह लिंग जियो की रक्षा करना चाहता था।
सिकोंग जून ने लिंगजियो पर हमला करने की हिम्मत की, लेकिन उसने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। आपकी के लिए धन्यवाद जनरल। हालांकि मैं सिर्फ एक योद्धा हूं और राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मैंने बस कुछ उचित शब्द कहे और शिकार होने से बचने के लिए यहाँ से चला गया। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और जीनिंग से सहमत नहीं हुआ। वह जीनिंग से भी आगे की सोच रहा था। यदि वह जीनिंग के साथ गया होता तो अन्य लोग शायद ये सोचते कि वह जीनिंग का अधीनस्थ है और वह जीनिंग द्वारा रचा गया एक जाल है। ऐसा षड्यंत्रकारी जनरल शायद शाही परिवार को पसंद नहीं आएगा और जीनिंग और भी अधिक खतरे में पड़ सकती है। किस प्रकार का जनरल सबसे कम खतरनाक है? एकनिष्ठ, षड्यंत्र से रहित व्यक्ति। और जीनिंग एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें गलतफहमी में डालने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर लिंगजियाओ जाने वाला था। हालांकि मैंने उनके पीछे बैठे कुशल गुरु सन शान को व्यंग्य करते हुए सुना, ये दिव्य फीनिक्स अकादमी है। तुम यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो और फिर भी तुम आसानी से जाने के बारे में सोचते हो। सिकोंग जून पर आक्रमण करना आसान नहीं है, लेकिन सन शान पर आक्रमण करना आसान है। तुम सचमुच सच्चे राक्षसी साम्राज्य के एक वफादार नौकर हो। लिंगजियो मदद नहीं कर सका, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से कहा, पवित्र सम्राट ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आपने उसे धोखा दिया। दिव्य फीनिक्स अकादमी के सभी लोगों, आपको इस तरह के कुत्ते का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए जो भविष्य में अपने मालिक को काट लेगा। उसे वापस काटने न दें। तुम बहुत तीखी जबान वाले लड़के हो। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो शेनहुआन मेडिकल कॉलेज के डीन के रूप में मेरी नौकरी बेकार हो जाएगी। सन शांग इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? लिंगजियाओ ने उपहास किया। शारीरिक कौशल के मामले में ऐसा नहीं था कि वह सन शान को नीची नज़र से देखता था। वहां मौजूद कुछ लोगों को छोड़कर उनमें से कोई भी उसका विरोधी नहीं था। एक छवि आकाश में उड़ी और क्षण भर में क्षितिज में गायब हो गई। सन शान को अभी तक शुरुआत करने का समय भी नहीं मिला है। क्या अद्भुत शारीरिक कौशल है! ये व्यक्ति कौन है? उसकी आवाज से ऐसा लगता है जैसे वह 40 या 50 साल का है। आवाज को भी छिपाया जा सकता है। हे, अगर डिवाइन फीनिक्स अकादमी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करती है तो मुझे डर है कि भविष्य में शांति नहीं होगी। चौक पर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। ऊंचे मंच पर मयूर हुआंगजी और थंडर ईगल हुआंगजी ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में भय देखा। उन्हें लगा कि वे बहुत तेजी से जा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति की तुलना में यह महत्वहीन है। चलो हम भी चलें। जीनिंग ने 2 पंखों वाले सिरियस का सिर घुमाया और फिर सिकोंग जून से कुछ कहा। सिकोंग जून, जब तक मैं जीनिंग यहाँ हूँ, आप असली दानव साम्राज्य, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बारे में कभी भी कोई बुरा विचार नहीं रख सकते। ये कहकर वे दोनों तुरंत चले गए। ये सचमुच जल्दी में आता है और जल्दी में चला जाता है। 2 पंखों वाले सिरियस की गति बहुत आश्चर्यजनक है। पीली रेत आसमान में छाई हुई है। धुआं और धूल उड़ रही है। यह एक बहुत ही बुरे भ्रम वाला शहर है। ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की सीमा पर स्थित है तथा साम्राज्य के उत्तरी द्वार की रक्षा करता है। वर्तमान में साम्राज्य के सबसे क्रूर दुश्मन ब्लैक क्रो साम्राज्य का सामना करना पड़ रहा है। संपूर्ण दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा करता है। ब्लैक क्रो साम्राज्य ने शेष आधे भूभाग के 80% भाग पर कब्जा कर रखा है और ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक क्रो साम्राज्य को व्हाइट टाइगर महाद्वीप की ताकतों का समर्थन प्राप्त है। व्हाइट टाइगर महाद्वीप तीसरा महाद्वीप है और इसकी कुल ताकत दिव्य फीनिक्स महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक है। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के योद्धाओं के लिए गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंचे बिना व्हाइट टाइगर महाद्वीप तक जाना असंभव है। न केवल इसलिए कि इस मार्ग पर कई खतरे हैं, बल्कि इसलिए भी कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर अनगिनत स्वामी हैं। मुझे डर है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का सच्चे दानव साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाने का विकल्प भी ब्लैक क्रो साम्राज्य से संबंधित है। धुएं और धूल से भरी पीली रेत वाली सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा था। भूत का मुखौटा पहने हुए एक आदमी। तेज हवा चल रही थी और आसमान में पीली रेत छा रही थी, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से उससे कुछ मीटर दूर उछलकर एक अजीब सी गोल गेंद का रूप ले रही थी। एक टीम दूर से आए और जब वे उस आदमी के पास पहुंचे तो वे सब रुक गए। मिस्टर घोस्ट फेस, ये टीम कोई और नहीं बल्कि जीनिंग और उनकी पार्टी है जो इंपीरियल सिटी छोड़कर चली गई है। और वह भूत या चेहरा स्वाभाविक रूप से लिंगजियो है। क्या मैं कुछ देर बात कर सकता हूँ? लिंगजियाओ ने अपने हाथ जोड़कर कहा।
जीनिंग से पहले यहाँ इंतजार करने का कारण सिर्फ जीनिंग के साथ गठबंधन बनाना था। यदि वह सच्चे दानव साम्राज्य से निपटना चाहता है तो वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता, उसे सहयोगियों की आवश्यकता है। ये जीनिंग साहसी और सीधा है। यदि सहयोगी बनना संभव है तो भविष्य में उसे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में रहने के लिए आखिरकार एक जगह मिल जाएगी। ये बात करने की जगह नहीं है। बेमो शहर में जाकर बात करने के बारे में क्या ख्याल है? जीनिंग ने सावधानी से चारों ओर देखा और कहा, वह ठीक है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद वह थोड़ा थक गया था। अच्छा होगा कि वह आराम करने के लिए बेमो शहर चला जाए। इसके अलावा चूंकि वे गठबंधन बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपना असली रंग दिखाना होगा और अपनी असली पहचान बतानी होगी, अन्यथा यह संभावना नहीं है कि उनके बीच कोई आपसी विश्वास पैदा होगा। चलो मिस्टर घोस्टफेस को 2 पंखों वाला भेड़िया दे दो। जीनिंग स्वाभाविक रूप से इस रहस्यमय भूत चेहरे वाले आदमी में बहुत दिलचस्पी रखती थी। जब उसने सुना कि लिंग जियो उसके साथ बेमो शहर जाने के लिए सहमत हो गया है तो उसे बहुत राहत मिली, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को अपने एक घोड़े को छोड़ने का आदेश दिया। धन्यवाद। लिंग जियाओ ने मना नहीं किया। यद्यपि उसकी त्यानेवान शक्ति लंबी और मजबूत थी, फिर भी उसके लिए इसे जारी रखना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए 2 पंखों वाले सिरियस की सवारी करते समय आराम करना एक अच्छी बात थी। उसे अपनी पहचान बताने की कोई जल्दी नहीं थी। चूंकि जीनिंग को लगा कि यह बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, इसलिए उसे निगरानी के बारे में चिंता होनी चाहिए और उसे ज्यादा सावधान रहना होगा। 2 व्यक्ति शक्तिशाली ढंग से सरपट भाग गए। कुछ ही क्षण बाद, जहां 2 पंखों वाला सिरियस कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, वहां अचानक एक अजीब पौधा दिखाई दिया। ये कैक्टस जैसा दिखता है, लेकिन इसका चेहरा मानव जैसा है। मानव चेहरे येन और यांग में विभाजित हैं, एक काला और एक सफेद। ये स्पष्ट रूप से एक विशेषता है जो केवल येन यांग दानव राजा के अधीनस्थों के पास है। जल्दी से वापस जाओ और रिपोर्ट करो कि भूत चेहरे वाले आदमी ने जीनिंग से संपर्क किया है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसकी सुरक्षा के लिए बेमो शहर के पास एक बड़ा जादुई घेरा है, इसलिए वह करीब नहीं आ सकता। येन और यांग चेहरे ने एक तरफ कुछ कहा और फिर जमीन से आती हुई एक सरसराहट की आवाज देखी और फिर जल्दी से दूर चले गए। बेमो शहर निकट है। दूर से आप देख सकते हैं कि यह ऊंचा शहर लगभग रेत के शहर जैसा है, जिसमें शाही शहर की विलासिता या पवित्र शहर की कुलीनता नहीं है। कुछ तो बस उजाड़ और कठोर वातावरण है। यह एक अलग थलग शहर है। एक बार इसे घेर लिया जाए तो सुदृढ़ीकरण नहीं आ सकता। क्या आम विचार यह नहीं है कि एक निश्चित दूरी तक पीछे हटकर वहां पहाड़ों के सामने एक शहर बनाया जाए और फिर रक्षा को मजबूत किया जाए? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। जीनिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर घोस्टफेस, इस शहर के पीछे देखो। बाद में लिंग जियाओ ने धीरे से सिरियस के पंखों को थपथपाया और जानवर हवा में उड़ गया, 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक उड़ गया। निश्चित रूप से वह देख सकता था कि शहर के पीछे एक नखलिस्तान था। न केवल वहां प्रचुर मात्रा में पानी था, बल्कि वहां बहुत से लोग भी रहते थे। इन लोगों को एक नज़र में देखने पर पता चलता है कि इनमें से अधिकांश की ताकत औसत दर्जे की है और वे योद्धा भी नहीं हैं। अगर बेमो सिटी को वापस ले लिया गया तो यह इलाका पूरी तरह से ब्लैक क्रो साम्राज्य के लोहे के खुर के सामने आ जाएगा। उस स्थिति में न केवल रक्त नदी की तरह बहेगा, बल्कि इस क्षेत्र का एकमात्र नखलिस्तान भी नष्ट हो जाएगा और हजारों लोग विस्थापित हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि मैंने उस व्यक्ति को गलत नहीं समझा। ये जीनिंग न केवल स्पष्टवादी और ईमानदार है, बल्कि लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करता है। अगर यह कोई और होता तो मुझे डर है कि खुद को सबसे खतरनाक जगह पर रखना और लोगों को पीछे छिपने देना मुश्किल होगा। जीनिंग पर लिंग जियाओ का निर्णय थोड़ा बेहतर हो गया है। मिस्टर घोस्टफेस को कुछ पता नहीं है। अतीत में बेमो शहर एक नखलिस्तान के पीछे था और उस तरह से जीवन अधिक आरामदायक रहा होगा। लेकिन जनरल के यहाँ आने के बाद उन्होंने एक नया शहर बनाया जो पूरी तरह से सैनिकों द्वारा बनाया गया था, आम लोगों से एक भी मजबूत आदमी को पकड़े बिना। बेमो शहर के एक डिप्टी जनरल ने कहा, ओह, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है मिस्टर घोस्टफेस, तो आप उस गांव में जाकर पूछ सकते हैं। बेमो शहर अभी भी निर्माणाधीन है। योजना के अनुसार नखलिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस तरह अगर विदेशी दुश्मन आक्रमण करते हैं तो वे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बेमो शहर को बाईपास नहीं कर पाएंगे। डिप्टी जनरल ने लिंगजियो के आश्चर्यचकित भाव को देखा और एक और वाक्य जोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। मेरा विश्वास है
लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं है जो अपने पिछले वादे के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकता है। अफसोस, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान शेनहुआन साम्राज्य सतह पर आकर्षक दिखता है, लेकिन वास्तव में ये शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ है और संकट में है। शेनहुआन महाद्वीप पर पहला साम्राज्य होने के नाते अन्य लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं और फिर इस मोटे मांस के टुकड़े को साझा करना चाहते हैं। जीनिंग ने आह भरते हुए कहा, और क्या मैं यहाँ के लोगों की रक्षा पूरी तरह से सद्भावना से नहीं कर रही हूँ? इससे भी महत्वपूर्ण बात कि मैं और अधिक उपयोगी योद्धाओं को प्रशिक्षित करना चाहती हूँ। हालांकि इस जगह की स्थितियां शेनहुआन अकादमी और किंगक्सू अकादमी जितनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन वे अधिक प्रशिक्षण हैं। ये सही है, शेनहुआन अकादमी और किंगक्सू अकादमी हर साल प्रशिक्षण के लिए छात्रों का एक समूह यहाँ भेजती है। डिप्टी जनरल ने उत्साह से कहा। जब इन छात्रों ने ब्लैक क्रो साम्राज्य के योद्धाओं को देखा तो उनका सामान्य अहंकार चला गया और वे डर गए और चिल्लाने लगे। भले ही वे दूसरे पक्ष से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं सकते थे। उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना था ताकि भविष्य में युद्ध के मैदान में मारे न जाएं। वह सही कह रहे हैं, मिस्टर घोस्टफेस को ये भी पता होना चाहिए कि जमीन का अगला टुकड़ा व्हाइट टाइगर महाद्वीप है ना? जीनिंग ने अचानक पूछा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन मिस्टर घोस्टफेस को यह नहीं पता होगा कि शेनहुआन महाद्वीप और व्हाइट टाइगर महाद्वीप के बीच एक द्वीप है। जीनिंग ने पूछा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है।